जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और यह टॉपिक मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका महत्व, इसकी सार्थकता और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इसका योगदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम चलते हैं। हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना? वास्तव में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वैसी योजना है जिसके अंतर्गत स्पीड को पावर दिया जा रहा है। वास्तव में आज जो हमारा देश है, यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आज हमारा देश 75 साल हो गया है, लेकिन जिस ढंग से इंफ्रा का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हुआ है लेकिन पर्याप्त नहीं है, या काफी धीमी गति से हुआ है। इंफ्रा डेवलपमेंट में कहां कमी है? तो कमी यह देखा गया कि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभाव है। हर विभाग अपने रिस्पांसिबिलिटी से बचना चाहता है और बीच में विकास को लेकर अड़चन पैदा करता है। तो उन सारे अड़चनों को हटाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2021 को इस योजना का ऐलान किया था। 15 अगस्त 2021 को इस योजना का ऐलान किया था और उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को किया गया और इसके तहत 2024-25 तक लक्ष्य रखा गया कि भारत में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंफ्रा होनी चाहिए। 2024 क्यों? क्योंकि 19 से 24 का कार्यकाल प्रधानमंत्री का सेकेंड टर्म है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक लक्ष्य को रखा है कि इस समय हमें यह करना है और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 16 मंत्रालय को कोऑर्डिनेशन करके एक डिजिटल मंच तैयार किया है। वास्तव में एक प्रकार से प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है एक डिजिटल मंच के फॉर्म में है, जिसका मकसद भारत के जितने सारे विभाग हैं उसको कोऑर्डिनेट कर देना और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से विकास की गति को तेज करना। जो बाधाएं आ रही है, एक विभाग का बाधा दूसरे विभाग को समझ में आनी चाहिए और उसको दूर करने के लिए एक मॉनिटर हो और मॉनिटरिंग कैपेसिटी इसका डेवलप किया जा रहा है इस मंच के माध्यम से। इस मंच के माध्यम से सड़क विभाग में, रेल विभाग में, संचार विभाग में, खाद्य विभाग में गैस पाइपलाइन से संबंधित किस प्रकार की समस्या आ रही है उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है। इसको ऐसे समझ लो कि मान लिया कि एक मकान हमें बनाना है, पूरा हमने मकान खड़ा कर दिया, फिर हम पाइप लगा रहे हैं पानी का, उसके लिए हमने फिर उसको खोदा है, फिर हम बिजली का कनेक्शन लगा रहे हैं, उसके लिए फिर हमने खोदा है। तो बार बार मकान को आप खोद रहे हैं। क्यों नहीं आप मकान बना रहे हैं तो उसी समय प्लास्टर के पहले सारा चीज पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्या बार बार प्लास्टर को तोड़ना पड़ेगा? उसी तरह से आज हमारे सामने समस्या यह है कि सड़कों को बार बार बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फिर एक विभाग आकर तोड़ दे रहा है, फिर दूसरा बना रहा है। क्या मतलब है? हर विभाग अपना काम तो करेगा, गैस पाइपलाइन बिछाएगा, केबल बिछाएगा, वाटर पाइपलाइन बिछाएगा। तो इस योजना के तहत क्या हुआ है कि सारी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए एक मंच के माध्यम से सारे कार्यों को मॉनिटर किया जाए और जो काम पहले होना चाहिए वो करे। तो इसके माध्यम से वास्तव में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आज
तक क्या हो रहा था कि हर विभाग अलग अलग काम कर रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि किसी भी कार्य को करने में समय अधिक लग रहा था, लागत अधिक लग रहा था, तो ये भारी प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए हम कोऑर्डिनेशन करके कम समय में कम लागत में अच्छे संसाधन देश के सामने हम उपलब्ध करा सकते हैं। इस योजना का मकसद यही है। इसका मकसद है कि जो भी बुनियादी ढांचा परियोजना हमारा है उसको समय के साथ पूरा किया जाए और इसका लाभ आम जनता को मिले। और इसके लिए सरकार ने भारत सरकार का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसके नेतृत्व में 16 मंत्रालय का सेक्रेटरी को लगा दिया है और वो विभिन्न प्रकार के विभागों का कार्य की समीक्षा कर रहा है और समय के साथ उसको पूरा करना है। इससे क्या होगा, यदि 16 मंत्रालय मिलकर काम करता है और विभिन्न विभाग से संबंधित अपने लक्ष्य को पूरा करता है तो इससे क्या होगा, हमारा उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। यदि अच्छी सड़कें होगा, बेहतरीन गैस पाइपलाइन होगा, फिशरी की बढ़िया व्यवस्था होगी, रेलवे डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करेगा, कम समय में कार्गो सर्विस उपलब्ध कराएगा, तो हमें लगता है कि इसका प्रभाव उद्योगों के विकास में काफी महत्वपूर्ण पड़ेगा, उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। जो भी लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है और लोकल इंडस्ट्री सेंटर है उसको काफी मदद मिलेगा। कब, यदि हमारे इंफ्रा का सही ढंग से डेवलपमेंट होगा। तो इसके माध्यम से सरकार गवर्नमेंट वर्क कल्चर को सुधारना चाहती है। जो सरकारी कार्य संस्कृति है उसमें सुधार करते हुए कम समय में अधिक कार्यों को करना चाहती है। टारगेट मोड में करना चाहिए, हो रहा तो ऐसे नहीं चलेगा, हमको करना है, हमको इतने समय में इस विषय पर कमांड कर लेनी है तो हमें अधिक लाभ मिल जाएगा। हमारे जीवन में भी यही है, तैयारी हम करें तो करते ही हैं 5 साल, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम 5 महीना का टारगेट करें और 1 महीना एक सब्जेक्ट पर यदि फोकस कर दें तो वास्तव में हमारे पास एक्सपर्टाइज हो जाता है और इसका लाभ हमें एग्जाम में मिलती है। सरकार भी वही कर रही है कि हर विभाग पर विशेष रूप से ध्यान देकर कोऑर्डिनेट करके देश के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। इसके माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। स्पेशल डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यों को लिया है और उसको पूरा करने में सरकार सक्षम है और इसने अपना लक्ष्य 2024 तक रखा है, याद रखना है। और इसके लिए सभी राज्यों से मिलकर सारे राज्यों को कोऑर्डिनेट किया गया है, क्योंकि राज्य का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे मामला ये देश से है। तो राज्य को भी आमंत्रित करके उनसे विचार विमर्श किया गया और ऑलरेडी देश में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में एक प्रकार से सारे विभाग का जो सेक्रेटरी है इस काम को सही ढंग से कर रहा है। अब सवाल है कि इस योजना के तहत क्या क्या किया जाएगा, क्या लक्ष्य रखा है। तो सड़क डिपार्टमेंट में यह लक्ष्य रखा है कि जो हमारा एनएच की लंबाई है देश में, 2014 में मात्र एनएच की लंबाई 91,000 किलोमीटर था। 2021 में एनएच की लंबाई 1,30,000 किलोमीटर है। सरकार कह रही है कि 2024 तक हम 2 लाख किलोमीटर एनएच का निर्माण करेंगे और इसको कर देना है। 2 लाख किलोमीटर एनएच का निर्माण करना है 2024 तक। कब तक? जोर से बोलिए, 2024। के अलावे जो हमारा कोस्टल एरिया है 7517 किलोमीटर, तो ये जो टोटल कोस्टल एरिया जो हमारा है ऐसे 6100 किलोमीटर है ये। तो जो कोस्टल एरिया के निकट हमारा ऑलरेडी 2 से 4 लेन का सड़क लगभग 5590 किलोमीटर बननी चाहिए और ये 4 से 6 लेन होगा। किस लेन का सड़क होगा? 4 to 6 लेन का जो सड़क है
कोस्टल एरिया के किनारे किनारे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितना? 5590 किलोमीटर। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें पूछा जा सकता है, और मेन से संबंधित आप आंसर लिख रहे हो उसमें भी आप इन सारे फैक्ट को डाल सकते हो, तो आपका उत्तर काफी खूबसूरत हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा और आंसर का और नंबर का डिमांड करेगा। बेहतरीन नंबर से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, याद रखना है। तो सड़क डिपार्टमेंट का क्या लक्ष्य 2024 तक, ये क्लियर हो गया? यस सर। और ये ऑलरेडी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। उसी तरह सरकार डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। हर विभाग में अलग अलग पैसे का एलोकेशन किया गया है और कुल खर्चा इसमें 100 लाख करोड़ के आसपास है। कितना लाख करोड़? 100 लाख करोड़। ये 100 लाख करोड़ का कुल खर्च है, याद रखना है। इसके लिए स्पेशल से कोई बजट का प्रावधान नहीं है, बल्कि विभागीय जो बजट होती है उसी में से इतना पैसा इसके लिए हमको खर्च करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 घंटा है और आपने ठान लिया है कि इसमें से हमको 6 घंटा मेंस पर देना है और 3 घंटा पीटी पर देना है, तो देना है तो देना है। इसके लिए अलग से 24 घंटा के अलावा और कोई समय मिलने वाला आपको नहीं है। तो उसी तरह विभागीय जो बजट होती है उसी में से पैसा निकालकर 16 विभाग 100 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी और इस कार्य के लिए। उसी तरह डिफेंस सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। कहां कहां? यूपी और तमिलनाडु। यूपी और तमिलनाडु में किया जाएगा। और यहां पर 1,70,000 करोड़ का इक्विपमेंट उत्पादन किया जाएगा, रक्षा उपकरण का निर्माण होगा, जिसमें 25% हम निर्यात करेंगे। जैसा कि हमने मेक इंडिया के तहत आपको बताया था कि सरकार का टारगेट है कि हम रक्षा उपकरण निर्यात करके 35,000 करोड़ रुपया प्राप्त करेंगे, जिसमें 17,000 करोड़ उसने प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब हम मेक इन इंडिया के तहत हम अब रक्षा उपकरण का निर्माण कर रहे हैं और आयात को हमने 33% कम कर दिया है। मेक इन इंडिया चैप्टर में हमने पढ़ा दिया है और इसके पहले वीडियो ये उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां कहां ऑलरेडी रक्षा उपकरण से संबंधित कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, किन किन राज्यों में? यूपी और तमिलनाडु, याद रखना है। और कितने एलोकेशन उपलब्ध किया 20,000 करोड़। कितने कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा? कितने लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा? 1,70,000 निर्यात किया जाएगा? 25%। एकदम पूरा क्लियर है, याद रखना है। तो जिस तरह से सड़क विभाग को विकास की बात किया गया है और रक्षा विभाग से संबंधित उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है, उसी तरह रेलवे में जबरदस्त विकास का बात किया गया है 2024 तक। इसमें क्या किया गया जी? तो रेलवे विभाग के द्वारा कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मतलब जो वैगन के माध्यम से सामान का जो आवाजाही होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है और इसमें 1282 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम 1282 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम से बढ़ाकर इसको सीधे ऑलरेडी 1600 मिलियन मीट्रिक टन प्रति एनम करने का लक्ष्य रखा गया है। 1600-1700 के आसपास है, याद रखना है। यानी कि 500 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ध्यान में रखना है, कब तक? 2024 तक। तो सामान वहन जो क्षमता है उसमें ऑलरेडी वृद्धि की गई है कि नहीं? यस सर। इसके अलावा देश में 2 डीएफसी कॉरिडोर का डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। और यहां पर कहां दिल्ली से मुंबई और कोलकाता, ये 2 जो कॉरिडोर होगा, इसका मकसद है कि इस कॉरिडोर पर सिर्फ ऑलरेडी वही ट्रेन चलेगी जो वस्तु का निर्यात करेगा, आयात नहीं।
आवागमन कर रहा हो, वस्तु को लेकर आवागमन, यहाँ पर यात्री ट्रेन नहीं चलेगा, यहाँ पर गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर बस ट्रक नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ ऑलरेडी वैगन चलेगा। याद रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सामान को भेजने में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल हम बना रहे हैं क्या? नहीं। तो ये डेवलपमेंट 2024 तक हमको करना है और इसमें लगभग 1/3 काम हो चुका है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ढुलाई में हमारा समय कम लगेगा। तो गंतव्य स्थानों पर कम समय में चीजों को पहुंचा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सामान है उसका जो ऑलरेडी क्या होता है उसमें रफेज आता है और उसमें जो खराबी आती है उसको कम से कम किया जा सकता है, वेस्टेज को हम कम से कम कर सकते हैं। क्या याद रखना है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा, हमने प्रीलिम्स में पढ़ाया है और प्रीलिम्स के नोट्स में ये उपलब्ध है कि अभी गरुड़ और त्रिशूल 2 रेलगाड़ी चली है, मालगाड़ी, और इसमें जो है वर्तमान में जो मालगाड़ी चलती है उसका 3 गुना लंबाई है और इसमें लगभग 117 वैगन जुड़ा हुआ है। याद रखना है, डिब्बा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से विजयवाड़ा और सिकंदराबाद डिवीजन में ये चलाया जा रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इसी तरह भारत सरकार कॉरिडोर के माध्यम से इस तरह का सर्विस उपलब्ध कराने जा रही है। तो कम समय में हम अधिक सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ये अच्छी बात है और इससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। उसी तरह हम गैस पाइपलाइन योजना के माध्यम से, वन सिटी वन ग्रिड योजना के माध्यम से हमने यह लक्ष्य तय किया है कि 2027 तक पूरे भारत में हर शहरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। 2027 तक पूरे भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा और 2024 तक 34,500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह गैसों का जो परिवहन होगा सुरक्षित होगा कि नहीं? यस सर। कम समय में हम सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। हड़ताल वगैरह जो होती है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये सब नेसेसरी आइटम है। याद रखना है। तो इस प्रकार से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दूर संचार क्षेत्र में सरकार ने क्या टारगेट रखा है कि 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में बिछाया जाएगा। तो हमने जो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य रखा है उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और डेटा परिवहन को हम कम समय में आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं और हमारा जो डिजिटल इंडिया के तहत जो हमारा लक्ष्य है उसको हम समय के साथ हासिल कर सकते हैं। पेपरलेस वर्क को हम करना चाहते हैं तो ये लक्ष्य हम आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि 2024 तक हमारा 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट भी हमारा एक्टिव है इस योजना में। याद रखना है, जैसा कि हमने कहा 16 विभाग को कोऑर्डिनेट किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग क्या कर रहा है कि 2024 तक 225 गीगावाट हम ग्रीन एनर्जी हम उत्पादन करना शुरू कर देंगे, जो 2021 में 87 गीगावाट था और 2030 तक हमने लगभग 500 गीगावाट 450 गीगावाट को टारगेट बनाया है, जिसको हमने कोप में पढ़ाया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी तो है ना, क्या मां 27 में क्या 27 याद रखना है। इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार क्या किया है, इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया है। 38 जहां 15 लाख से अधिक टर्नओवर होगा वहां वैसा 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जाएगा भारत में। हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आयात क्यों करें, हम देश में ही क्यों नहीं निर्माण करें मेक इंडिया के तहत। तो इसके लिए हमने क्लस्टर डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हमने 90 टेक्सटाइल क्लस्टर का डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया है। 90 टेक्सटाइल यानी कपड़े से संबंधित जो भी ऑलरेडी हमारा वस्त्रों का निर्माण होगा वो देश के अंदर होगा। विदेशों से हम अच्छे कपड़े नहीं मंगाकर देश में हम इसका उत्पादन करें और निर्यात को बढ़ाएं। निर्यात बढ़ेगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, देश के अंदर हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो इसको हमने टारगेट रखा है 90 टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत काफी सजग है
और चाह रहा है कि अधिक से अधिक दवा का और मेडिकल इक्विपमेंट का उत्पादन देश के अंदर करे। इसके लिए 110 फार्मा मेडिकल डेवलपमेंट क्लस्टर का विकास करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, और यह बहुत बड़ी बात है। यहां पर हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा उपकरण को लेकर, दवा को लेकर भारत के प्रति कोविड के क्रम में विश्वास बढ़ा है चीन के सापेक्ष। तो इसका हम इस अवसर को हम लाभ उठा सकते हैं देश में विकास के लिए। इसके अलावा 200 मेगा फूड पार्क का डेवलपमेंट का हमने लक्ष्य रखा है। मेगा फूड पार्क एक ऐसा पार्क होगा जहां पर हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाएंगे और खाद्य से संबंधित उत्पादों को हम अपने लिए भी उपयोग करेंगे और विदेशों में निर्यात करेंगे। इससे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी महत्ता बढ़ेगी। हम पूरे विश्व का कुपोषण दूर करने में यदि हम हल्का सा भी योगदान देते हैं तो यह विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो भोजन की भी व्यवस्था करें। याद रखना है, हमने पढ़ाया था आपको ITU के तहत हमने ये पढ़ाया था कि इजराइल हमारा उसमें मेंबर कंट्री है, और यदि इजराइल हमारा टेक्नोलॉजी देता है तो भारत में ऑलरेडी फूड पार्क डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया था। यदि उस टेक्नोलॉजी को हमें देता है तो भारत काफी तेजी से ग्रोथ करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे डिमांड होगा एग्रीकल्चर से संबंधित, फूड से संबंधित, उसकी सप्लाई भारत कर सकता है। इसी के लिए ऑलरेडी 200 मेगा फूड पार्क का डेवलपमेंट करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024 तक, याद रखना है। इसके अलावा फिशरी क्लस्टर, फिशिंग क्लस्टर 202 का लक्ष्य रखा गया है, याद रखना है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों को हम डेवलप करके भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में हम बदल सकते हैं। यह तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने नहीं छोड़ा है। हमने हॉस्पिटल से कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, दोनों को कोऑर्डिनेट करने का निर्णय लिया है कि शिक्षण क्षेत्र में जो हमारा रिसर्च हो रहा है उसका लाभ स्वास्थ्य विभाग कैसे ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, हेल्थ चैलेंज बना हुआ है, उसको हम कैसे समाधान तलाश सकते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रिसर्च ओरिएंटेड जो हमारा वर्क है किस हद तक हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, दोनों को हमने कोऑर्डिनेट किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से भारतमाला को हमने सफल बनाने का निर्णय लिया है। भारतमाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मकसद देश के अंदर सड़कों की जाल बिछानी है और आवागमन को तीव्र करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत बंदरगाहों की विकास करनी थी और दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछ चुका है, याद रखना है। पोर्ट का डेवलपमेंट की हमने बात किया, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। इस क्षेत्र में हमने बढ़िया काम किया है और इसके लिए लगभग 200 एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है 2024 तक, जिसमें 109 नया होगा। इसके अलावा वाटर वे को हमने डेवलपमेंट का निर्णय लिया है और वहां पर कार्गो जो हमारा जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है। चाहे गंगा नदी हो या देश की कोई और नदियां, वहां पर जो कार्गो जो हमारा सर्विस है वो काफी तेजी से उपलब्ध हो। जितने सारे इकोनॉमिक जोन है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आसानी से देश इसका लाभ ले सकता है कि किसी भी संसाधनों को हम सही उपयोग और सही लोगों तक कैसे पहुंचाएं, नीडी पीपल तक हम कैसे पहुंचाएं। रेलवे को भी इसमें ऐड किया गया है। रेलवे के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाकर उसकी आवश्यकताओं को हम पूर्ति करते हुए देश को हम स्वस्थ बना सकते हैं और विकसित बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक योजना लाया है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। चाहे प्रीलिम्स के माध्यम से हो, चाहे मेंस के माध्यम से हो, चाहे इंटरव्यू में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। मेंस में भी पूछा हुआ यूपी में, याद रखना है। पीटी में इसे कई एक सवाल पूछ लिए गए हैं इंटरव्यू में, प्लीज टेल मी अबाउट पीएम गति शक्ति, ये पूछ लिया गया था 66वें 65वें में, याद रखना है। तो इसके साथ ऑलरेडी आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे करेंगे। तत्काल इन सारे टॉपिकों पर आप कमांड कीजिए और अपने को सफल
घोषित कीजिए। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।